विचारधारा की बात करना आज के समय में ये बहुत गौण है। सभी राजनीतिक पार्टियों का चरित्र कमोबेश एक तरह का है। अंतःकरण का आयतन बड़ा होगा, ये लोहिया जी कहा करते थे कि अपने अंतःकरण, और मुक्तिबोध की एक कविता में भी है अंतःकरण का आयतन। मुक्तिबोध ने लोहिया से ही लिया था ये फ्रेज जो है कि अपने बड़े मन की बात करते थे वो, तो उसको मुक्तिबोध ने अंतःकरण का आयतन कहा। ब्रह्म राक्षस जो उनकी मशहूर कविता है। एक लोक सेवक के तौर पे एक लंबा कार्यानुभव आपके पास रहा है, आपने सत्ता को भी करीब से देखा और नौकरशाही को आपने जिया है। मेरा सवाल यह है कि देश में जो स्थिति चल रही है, मोदी जी आधिकारिक तौर पे कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोगों को राशन की आवश्यकता अभी भी है, यानी वो सरकारी रहमो करम पे जी रहे हैं। 135 करोड़ की हमारी पूरी जनसंख्या है। 135 करोड़ में जब 80 करोड़ लोगों को सरकारी रहमो करम में जीना पड़ रहा हो, तो उस देश के विकास के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए? और जब बौने इंसानों के साए मीलों लंबे होते जाएं, तो दुष्यंत ने कहा तो समझो सूरज डूब रहा है। तो इस समय यही स्थिति है। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईएएस डॉक्टर रमेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। आप पूर्व में नौकरशाह रहे हैं, अभी सियासत में हैं, समाजवादी विचारधारा की तरफ आपका झुकाव है। मेरा सवाल, क्या नौकरशाही सत्ता को सीधे ऑपरेट करती है? क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदलता। ये जो आपका प्रश्न है, ये काफ़ी, यदि इसकी पृष्ठभूमि में मैं थोड़ा जाऊं, तो आज नंबर एक तो ये कि मैं उस तरह से सियासत में भी नहीं हूँ। ये अवश्य है कि समाजवादी विचारधारा के प्रति मेरा बहुत गहरा जुड़ाव भी है और रुझान भी है, और उसका कारण यह है कि विद्यार्थी जीवन से ही बहुत पहले, बहुत कम अवस्था में डॉक्टर लोहिया के साथ जो थोड़ा सा बहुत अल्पकाल के लिए जो संबंध जुड़ा, और उसके बाद जो समाजवादी योजन सभा जो यूथ विंग था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का, 18 वर्ष की आयु में मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक भी हुआ। फिर जन और मैनकाइंड, दो मुखपत्र थे, अंग्रेज़ी और हिंदी, दोनों के संपादक मंडल में सम्मिलित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि ये 66 की बात है और 67 अक्टूबर में ही लोहिया जी का देहांत हो गया। तो इस तरह से, लेकिन उनके लोगों के साथ जैसे मधुलिमय थे, जिनके साथ मानसिक तौर से मैं जुड़ सकता था, किशन पटनायक थे, इन लोगों के साथ जुड़ाव बना रहा। ये जरूर है कि राजनीतिक जो एक्टिविज़म था, जो सक्रियता थी, वो काफ़ी कुछ कम हो गई। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि जिसके कारण मुझे प्रशासनिक सेवा में भी आना पड़ा, कंपटीशन में बैठा। 20 वर्ष की आयु में पहले आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें अंडमान निकोबार मिल गया। तो अंडमान निकोबार उस समय सचमुच काला पानी था, मतलब आज तो बहुत अच्छी स्थिति में है, पूरी प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है वो, लेकिन उस ज़माने में बहुत बुरी स्थिति थी। तो वो मैं उसको झेल नहीं पाया, एक तो उम्र बहुत कम थी, तो मैं छोड़ छाड़ के फिर आ गया। फिर बैठता रहा और अंततः प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। लेकिन वो जो एक बीज जो पड़ा हुआ था समाजवाद का, और बल्कि मैं ये कहूँ कि वामपंथ का, क्योंकि उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। लोहिया के बाद
एक वो दौर भी था जब नक्सलवादी आंदोलन चल रहा था बंगाल में, उसका भी प्रभाव पड़ा हमारे जैसे बहुत सारे नौजवानों पर, जो रातों रात CPI-ML के अंग हो गए, ट्रेनिंग देने लगे, कक्षाएं चलने लगी, तो बहुत सारे आरोह अवरोह हुए। उसी बीच में से फिर नौकरी भी निकली, तो वो जो एक इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट आजीवन रहा। और उससे लाभ ये हुआ कि विचलित नहीं हुआ मैं। जो प्रलोभन होते हैं सरकारी सेवाओं में, उन प्रलोभनों से अपने को मुक्त रख सका और एक साफ सुथरे ढंग से, क्योंकि सबका ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि जन सेवा के माध्यम डिफरेंट हो सकते हैं। राजनीति भी एक माध्यम है, तो लोक सेवक भी, पब्लिक सर्वेंट के रूप में भी हम जन सेवा ही करते हैं। यदि वो मानसिकता है तो, यदि ये मानसिकता नहीं है कि हम उपनिवेशवादी मानसिकता हो, बिल्कुल सामंतवादी फ्यूडल माइंडसेट हो, तो अलग बात है। अन्यथा ये एक बहुत बड़ा फोरम है, इसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को, जो अंतिम पायदान पर लोग हैं आर्थिक और सामाजिक संरचना के, उनको भी मदद पहुंचाते हैं, चाहे वो SDM के रूप में, चाहे ADM के रूप में, CDO के रूप में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, मंडलायुक्त के रूप में, विभिन्न विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव के रूप में। तो ये बहुत एक अच्छा माध्यम है। और जैसा आपने कहा कि सत्ता का चरित्र बदल गया है, आज की राजनीति जो समकालीन राजनीति है, वो निश्चित रूप से ऐसी राजनीति, एक जुगुप्सा उत्पन्न करने वाली, एक सामान्य आदमी राजनीति शब्द से ही उसको एक चिढ़ होती है, और राजनीति जो करने वाले हैं उनके प्रति भी कोई अच्छी भावना नहीं होती। तो इसके ऐतिहासिक कारण हैं। और जैसे सत्ता का चरित्र बदला, वैसे ही नौकरशाही जो कभी स्टील फ्रेम हुआ करती थी, चाहे राजनेता कितना भी दबाव, वो भी राजनेता बाबू राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और ये राजगोपालाचारी जैसे विद्वान राजनेताओं, लेकिन यदि उन्होंने गलत कोई बात कहा तो उसके सामने झुकते नहीं थे। ये एक परंपरा थी, और ये परंपरा ब्रिटेन से हमको प्राप्त हुई थी, क्योंकि पहले जो ICS थे, जो इंडियन सिविल सर्विस, वही बाद में IAS हो गया। तो ये जो सिविल सर्विस का जो कॉन्सेप्ट जो इंग्लैंड में था, जो एक वेस्टमिनिस्टर का जो पैटर्न था, वो वहाँ आज भी ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। मतलब फॉर्मली नो कहने की ताकत है ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि ये जो दृढ़ता से नहीं कहने की जो का जो जज्बा था, वो क्षीण होता गया। और फिर एक अजीब किस्म का नेक्सस जो है, वो राजनेताओं में, नौकरशाहों में, व्यापारियों में, भ्रष्टाचारियों में, ये एक नेक्सस बना, जिसका परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल भी इसी से संबंधित था अगला, कि आज़ादी के इतने बरस बाद हमारे देश की स्थिति वैसी ही है जैसे पहले थी, अंग्रेज़ों ने जैसा छोड़ के गए, बहुत अंतर नहीं आया है। आपने बात की कि नौकरशाही अंतिम व्यक्ति को सभी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हुआ करती थी। आज के दौर में वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। नेता वादा तो करते हैं, नौकरशाह उस वादे पे खरे उतरने का प्रयास नहीं करते। ऐसा क्यों है? देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की चुनौतियां जो हैं, वो विश्व के अनेक देशों में इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है उन देशों में, और भारत में भी लगातार, क्योंकि इस समय सबसे कठिन दौर है
इस कठिन दौर में ब्यूरोक्रेसी, जो जन प्रतिबद्धता थी उसकी, जो जन सरोकारों के प्रति उसका एक गहरा और आत्मीय जुड़ाव था, वो समाप्त हो गया। अब जुड़ाव राजनेताओं से हो गया। सत्ता, आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें। उत्तर प्रदेश में कुछ अफसर्स हैं जो मायावती जी के नेटवर्क के हैं, कुछ मुलायम सिंह जी के नेटवर्क के हैं, कुछ अब अखिलेश जी के नेटवर्क के हैं, कुछ भाजपा के नेटवर्क के हैं। और जैसे ही सत्ता बदलती है, जो उनके महत्वपूर्ण जो दायित्व हैं उनसे उनको वंचित कर दिया जाता है। फिर वो 5 साल बिल्कुल बिना काम किए हुए वेतन लेते हैं। मतलब ऐसे विभागों में उनको रख भी दिया जाता है जहाँ काम की संभावनाएं भी कम होती हैं और वो करते भी नहीं हैं। तो ये जो नेटिंग, जो वर्गीकरण हो गया कि जन प्रतिबद्धता नहीं, राजनेता के प्रति या राजनीतिक दल के प्रति जो जुड़ाव हुआ, वो ये नहीं है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, वो तो अलग चीज़ है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जो यूएसए वगैरह में, उसकी प्रतिबद्धता अलग है, लेकिन ये प्रतिबद्धता तो स्वार्थ की है, अवसर की है। ऐसा नहीं है कि जो भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं, कल वो जब सेवानिवृत्त होंगे तो सब भाजपा में चले जाएंगे। उनको जहां अच्छा अवसर लगेगा, उस समय यदि कांग्रेस अच्छी स्थिति में होगी तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे। जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। दो आपको जी, इस तरह के नेक्सस को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि जनता हर बार हर 5 साल पे राजनेताओं को बदल देती है। वो देखती है कि सरकारों ने अगर काम नहीं किया तो सरकारें बदल दी जाएंगी, लेकिन नौकरशाही का नेक्सस नहीं टूटता है, जिसकी वजह से जो स्थिति बनी हुई है वो कंटिन्यू रहती है। तो बदलाव कैसे हो? ये देखिए, ये इसके लिए बहुत गहरी इच्छा शक्ति, और ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि अब राजनीति जो है वो सारे चीज़ों को अनुशासित कर रही है। आज की तारीख में जो राजनीति से मेरा मतलब है कि जो सत्ता है या जो विपक्ष है, जो चर्चाएं होती हैं या जो निर्देश होते हैं, लोग उसी का पालन भी करते हैं, चाहे वो बुझे मन से करें चाहे खुले मन से करें। तो बहुत गंभीर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी, तभी नौकरशाही के चरित्र में आमूल चूल परिवर्तन होगा। नहीं तो एक बार जब जो गिरावट की प्रक्रिया शिखर से, जब आदमी शिखर पर जब फिसलता है तो बिल्कुल वो नीचे ही, बीच में कहीं ठहराव नहीं होता। तो आज की स्थिति ये है कि नीचे तो हम आ चुके हैं। अब इतनी ताकत कोई पॉलिटिकल सिस्टम में हो कि वो नौकरशाही को लिफ्ट करे और अपने न्यस्त स्वार्थ के अंतर्गत न करे, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए एक चरित्र निर्माण करे, एक ऐसे संस्कार दे कि वो उनकी लिफ्टिंग जो है हो जाए। तो धीरे धीरे वो फिर शायद आने वाले 150 वर्षों में वो उस स्थिति को पा सकेंगे जो ठीक स्वतंत्रता के समय, माने 1952-51 की जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें ज़्यादातर आईसीएस लोग थे, रिटायर नहीं हुए थे। उनके पास ऑप्शन था कि वो पाउंड में लेंगे अपना रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, लेकिन बहुत लोगों ने कंटिन्यू किया। तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मतलब उनकी प्रतिबद्धता विदेशी शासकों के प्रति भी थी, लेकिन जन प्रतिबद्धता उनकी बनी हुई थी। क्योंकि हम कितनी भी आलोचना करें, जो आज की रेलवे है या जो भी आप दिल्ली जाइए, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ जो लुटियंस जोन में आपको दिखाई पड़ेंगे, तो राष्ट्रपति भवन है
जो लोकसभा है, ये सारी संरचना उन्हीं लोगों की है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ तो एक विखंडित राष्ट्र भी नहीं था। ये जो छोटे छोटे 500 कितने रजवाड़े थे उसमें बटा हुआ, तो एक भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता भी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका थी उन लोगों की। उसमें ब्यूरोक्रेसी की भी भूमिका थी, उसमें जो ब्रिटिश प्रशासक थे उनकी भी भूमिका थी। जो चूँकि क्राउन से कंट्रोल होता था इंडिया, वहाँ की रानी, लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट बड़ी सक्षम थी, चाहे वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो। आप देखिए जितने बिल पास हुए, जितने एक्ट पास हुए, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, या जितने कानून जो बने, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया। और कभी ये नहीं सोचा कि ये तो गुलामों का देश है, उन्होंने अपना मान के किया। और फिर जब ये था छोड़ के चले भी गए, वो मजबूरी थी उनकी, उनको जाना ही था। इतने बड़े देश को संभालने की क्षमता उनके में नहीं थी। तो ये उस स्तर की ब्यूरोक्रेसी को टच करने के लिए बहुत उसी स्तर की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, उसी स्तर का नेतृत्व हो, जो दिशा देने वाला नेतृत्व हो, क्योंकि सब गर्त में है बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को आप कैसे नेता के तौर पे देखते हैं? अब देखिए, कभी कभी ये ऐतिहासिक अनिवार्यता होती है कि इस समय विशेष रूप से यदि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा आप देख लें, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भारत में भी है, तो जो एक बहुत पावरफुल जो एक फिगर होनी चाहिए, वो फिगर जो जैसे जवाहरलाल नेहरू की फिगर थी, या महात्मा गांधी की फिगर थी, या जिन्ना की फिगर थी, या मुजीबुर रहमान की फिगर थी, वैसी पर्सनैलिटी या वैसा व्यक्तित्व आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब बौने लोगों के बीच में आपको, क्योंकि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो यहाँ विपक्ष क्या है, राष्ट्रीय पार्टी केवल है कांग्रेस। कांग्रेस की जो दशा है वो आप देख रहे हैं। बाकी चाहे वो ममता जी की पार्टी हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इनका कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य इन्होंने पैदा नहीं किया, न इनकी आवश्यकता है, क्योंकि ये प्राइवेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की तरह ये पार्टियां चल रही हैं, सबके पॉकेट में हैं। तो जब कोई इस तरह का विकल्प नहीं है, तो उस समय उन परिस्थितियों में क्योंकि संगठन की बहुत बड़ी ताकत है, वैचारिक मतभेद रहते हुए भी ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जो संगठन की जो ताकत है, चाहे वो आरएसएस के कारण हो, वो या मोदी जैसे, या कुछ अन्य लोगों के जैसे, कुछ लोगों के का जो एक जादुई आकर्षण है उसकी वजह से हो, तो एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो जब पूरी राजनीति बौनी हो जाए, तो उसमें एक आदमी जो इतने बड़े देश का नेतृत्व कर रहा है, वो तो स्वाभाविक रूप से बड़ा दिखाई देगा। तो मोदी जी एक ऐतिहासिक आवश्यकता की उपज है। ये नहीं मैं कहूँगा कि वो एकाएक स्वतः स्फूर्त, उनकी भी ट्रेनिंग हुई, वो भी आप तो अवगत ही हैं कि कैसे घर छोड़ के फिर सन्यासी हुए, फिर आरएसएस में रहे, फिर संगठन में रहे, फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान की समाज नीति को, अर्थनीति को, राजनीति को उन्होंने अच्छी तरह समझा। और समझने के बाद, क्योंकि उनको कोई उत्तराधिकार में तो मिला नहीं था, कोई जैसे ये
वंश परंपरा वाले लोग हैं, उनके पास कोई वंश परंपरा तो थी नहीं, तो वो डेवलप किया। और ये जो डेवलप करना होता है, इसी से आज वो एक टॉल लीडर के रूप में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये वंशवादी उसकी उपज नहीं है। ये नेहरू या ये मुलायम सिंह यादव या कांशीराम या चेन्नई उन्नई में आप देख लीजिए, तमिलनाडु में कि करुणानिधि हैं तो उनका लड़का भी स्टालिन भी मुख्यमंत्री है। तो ये नहीं है, ये इसलिए वो निश्चित रूप से आज की राजनीति में उनका एक चमत्कारिक महत्वपूर्ण स्थान है, और उसको आप निगेट नहीं कर सकते, उनका निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास उनको भी देखेगा और आपको भी देखेगा। और जब बौने लोगों के जब बौने इंसानों के साए मीलों लंबे होते जाएं, तो दुष्यंत ने कहा तो समझो सूरज डूब रहा है। तो इस समय यही स्थिति है। तो उसके बीच में मोदी जी निश्चित रूप से एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पूरे विश्व में पहचान है, और राजनीतिक विचारधारा उनकी बिल्कुल अलग है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक उस पर बहस हो सकती है। एक लोक सेवक के तौर पे एक लंबा कार्यानुभव आपके पास रहा है, आपने सत्ता को भी करीब से देखा और नौकरशाही को आपने जिया है। मेरा सवाल यह है कि देश में जो स्थिति चल रही है, मोदी जी आधिकारिक तौर पे कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोगों को राशन की आवश्यकता अभी भी है, यानी वो सरकारी रहमो करम पे जी रहे हैं। 135 करोड़ की हमारी पूरी जनसंख्या है। 135 करोड़ में जब 80 करोड़ लोगों को सरकारी रहमो करम में जीना पड़ रहा हो, तो उस देश के विकास के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए? देखिए, ये जो एक रोड मैप होना चाहिए किसी पार्टी का, ये आपने बिल्कुल सही, ये एक संकेतक है कि किस तरह, क्योंकि पॉवर्टी की परिभाषा भी समय समय पर बदलती रही है। गरीबी उन्मूलन का जो वो चला था, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के उस समय जो गरीबी की परिभाषा थी और आज की जो गरीबी की परिभाषा है, उसमें अंतर है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो मापदंड, चाहे वो नीति आयोग ने किया हो या जहाँ से भी जो पैरामीटर्स आए हैं, उसके आधार पर 80 करोड़ लोगों को वो ये मानते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। बिल्कुल। और तभी उनको कार्ड मिलता है, वन नेशन वन कार्ड जी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो भी सरकार हो, अब अभी आपने देखा कि 70-72 वर्ष हो गए, लेकिन जो दूसरी लहर आई कोविड की, उस समय जो बेसिक चीज़ है, पीएससी पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो उपकेंद्र बने हैं, विश्व बैंक ने इतने उपकेंद्र बनाए, उच्चीकृत उपकेंद्र बनाए, पोस्टमार्टम सेंटर्स बनाए, सब बिल्डिंग सब ध्वस्त हो गई। लोगों ने उसमें पशुशाला में बदल दिया, भूसा घास रखने लगे। तो इसके प्रति जो एक मतलब ये जो एक कारगर कोशिश जो होनी चाहिए थी स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, अब लोहिया जी ने कहा दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी आए तो उन्होंने भी ये नारा दिया। लेकिन केवल फीस माफ़ कर देने से ये नहीं होगा। जब तक आपके प्राइमरी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं होगी, वो सरकार जैसी भी हो दिल्ली की, लेकिन कम से कम स्कूलों के मामले में उस सरकार ने अच्छा काम किया है। बाकी तो सब हवा हवाई है, लेकिन स्कूलों को बदल दिया।
और इतने अच्छे स्कूल हो गए दिल्ली के जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं कि आपके अंग्रेजी स्कूलों से अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है। और वहाँ के लड़के सीबीएसई वगैरह में बहुत अच्छी पोजीशन भी पा रहे हैं। तो जो बेसिक चीज़ें थीं वो चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ये हो, या मेन स्ट्रीमिंग जो लोगों की होनी चाहिए थी, वो मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई। इसकी वजह से ये एक दुरावस्था है और गवर्नमेंट को इसमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए। ये गवर्नमेंट, मुझे तो अब कोई सरकार पिछले 70 साल में प्रारंभिक कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए तो कोई सोशल वेलफेयर वाली या लोक कल्याण वाली, पब्लिक वेलफेयर वाली कोई राज्य या केंद्र की सरकार आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने फोकस, एक तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। वो राजीव गांधी जी ने कहा ही था कि 1 रुपये में 86 पैसा तो लूट जाता है, अब 14 पैसा वो पहुंचा भी तो वो उसकी क्या गति होती है हम लोगों ने देख लिया है। तो इन परिस्थितियों में ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत हाई फाई चीज़ों पर, बहुत औद्योगिकरण या इसकी आवश्यकता अभी इस देश में नहीं है। अभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अभी ये गवर्नमेंट आई जिसने स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया। ये कितनी विचित्र बात है कि 70 साल में कुछ अफ्रीकी देशों को और पाकिस्तान वगैरह को छोड़ दीजिए तो पूरे विश्व में कहीं आपको ओपन डिफेकेशन नहीं मिलेगा कि कोई लाइन के किनारे, सड़क के किनारे कोई बैठ के उस तरह से वो गड़बड़ कर रहा हो। तो इसके लिए अभियान चलाना पड़ा। तो इस देश में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और केवल बेसिक चीज़ों को, अभी बहुत लंबी उड़ान भरने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको अमेरिका से या चाइना से या रशिया से compete करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास एक पॉपुलेशन की ताकत है, उससे आप बड़े देश तो रहेंगे, लेकिन बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं उसके लिए जो भी सरकार, केंद्र की हो या राज्य सरकार हो, जब तक बहुत संवेदनशील नहीं होगी तब तक ये दुर्दशा, अब ये तो महामारी 100 साल में पहली बार आई और एक महामारी ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिले, कितने लोग मर गए। तो ये सही है कि बहुत बुनियादी चीज़ों को ये सरकारें एड्रेस नहीं कर पा रही हैं और बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं, जैसे आदमी क्रीम पाउडर लगा ले तो ये दाग धब्बे मिट जाते हैं, या इस तरह का वो आजकल वो लेप वोप लगाते हैं सब अभिनेता जो मुहासे होते हैं, सब छुप जाते हैं। अब मोदी जी तो कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए जाने माने नेता हैं। ये कॉस्मेटिक चेंजेस से इसीलिए 7 वर्ष में जो एक बहुत वैसा प्रभाव, मतलब लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हिल गए पैर, मोदी जी के भी पैर हिले। इस महामारी ने जो इतने मिनिस्टर्स हटाए गए हैं, ये सब इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हटाए गए हैं। भले ही ये कहा जाए कि इसमें कुछ संगठन में जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि इन लोगों ने ये विचलित हो गए। सेकंड ये वेव जब आया तो आपको कहीं भारत का स्वास्थ्य मंत्री कहीं दिखाई नहीं पड़ा। पूरे फर्स्ट वेव में वो रोज़ दिखाई पड़ते थे, कभी WHO की किसी कमेटी के चेयरमैन थे, कभी उस रूप में, कभी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन जब असली चुनौती आई तो ये रियलाइजेशन देश के प्रधानमंत्री को भी है, तभी ये इतना व्यापक परिवर्तन उन्होंने किया और ऐसे ऐसे लोगों को प्रभार दिया है। अब जैसे रेलवे का है, IT का है,
अब अश्विनी वैष्णव को कोई नहीं जानता था, लेकिन अश्विनी वैष्णव को दिया है। हेल्थ जैसा बड़ा सेक्टर जो है वो दिया है मनसुख को, गुजरात के एक अननोन से कार्यकर्ता है। ये तो मान लीजिए कि IAS 94 बैच के थे। वो सरदार जी को नगर विकास के साथ पेट्रोलियम भी दिया है। तो हरदीप सिंह पुरी। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो अकर्मण्यता है, ये इससे वो भी रूबरू हो रहे हैं और उनकी भी टांगें हिल गई। हालांकि वो बहुत फर्म व्यक्ति हैं, इसमें दो राय नहीं है। वैचारिक स्तर पर आप कितना भी विरोध कर लें, लेकिन काम करने की क्षमता भी है उनके अंदर। अब ये जरूर है कि उनका माइंडसेट है, जो भारतीय जनसंघ का एजेंडा रहा है, चाहे वो 370 रहा हो, चाहे समान सिविल कोड रहा हो, ये सब आज के एजेंडा थोड़े ही हैं, वो उसको एक्ट अपॉन कर रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर पूरा, हेल्थ पर, ये एम्प्लॉयमेंट पर, इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बताइए, इतनी बेरोज़गारी, जो छोटे बेचारे जो दुकानदार हैं, उद्यमी हैं, इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब खाली रिलायंस और अंबानी अदानी से ये देश चलने वाला नहीं है, क्योंकि 3% लोग हैं केवल। 97% लोगों का कि आय में गिरावट आई है, ये सरकारी आंकड़ा है। केवल 3% लोगों में के आय में ग्रोथ हुआ है। तो ये बहुत अलार्मिंग है। ये अलार्मिंग है जो आपने, ये इंडिकेटर है। 80 करोड़ लोग जो राशन पा रहे हैं, ये इंडिकेटर है। राजनीतिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, चूँकि आपने कहा कि नौकरशाही तभी दुरुस्त होगी जब राजनीतिक रिफॉर्म्स आएंगे, और जब तक नौकरशाही दुरुस्त नहीं होगी तब तक इच्छा शक्ति होगी जी, और जब तक नौकरशाही दुरुस्त नहीं होगी तब तक अंतिम व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो ये राजनीतिक रिफॉर्म्स कैसे आए? देखिए, राजनीतिक रिफॉर्म के लिए अब एक जो संकट है अपने देश में, कि देखिए, यदि आप थोड़ा सा इतिहास में जाना ही पड़ेगा आपको, तो महात्मा गांधी से शुरू कर लीजिए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, डॉक्टर लोहिया हो, जयप्रकाश हो, JB कृपलानी हो, मधुलिमय हो, मधु दंडवते हो, जॉर्ज हो, राममूर्ति हो, नंबूदरी पाद हो, हरिविष्णु कामत हो, नाथ पै हो, राममूर्ति हो, एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स थे। मतलब वो सब चमकते हुए सितारे थे, चाहे मीनू मसानी हो, चाहे वो रंगा साहब हो, पीलू मोदी हो, तो ये बड़े ब्रिलियंट लोग थे। अब दिक्कत ये है कि वो उस स्तर का कोई व्यक्ति, और मैं दीनदयाल उपाध्याय की भी बात करता हूँ, दीनदयाल जी थे, अटल जी थे, तो वो जो एक शून्य है, उसकी वजह से बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि वो ठीक है, जो नीचे से ऊपर आए हैं, जैसे मोदी जी हैं, उनको बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन जो एक एकेडमिक दृढ़ता होनी चाहिए और जो एक एकेडमिक समझ होनी चाहिए, भारतीय संरचना को समझने की जो प्रविधि होनी चाहिए, जो टेक्निक होनी चाहिए, वो टेक्निक इन लोगों में नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। CPM में भी पहले वामपंथी बहुत प्रखर लोग थे, अब ये डी राजा या सीताराम येचुरी, इन लोगों में वो नहीं है। प्रकाश कारात तक था, कुछ प्रकाश में थोड़ा बहुत था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल। तो ये संकट है। इसके लिए राजनीतिक रिफॉर्म के लिए
अब उसमें संकट यही है कि वो जो राजनीतिक रिफॉर्म होगा या जो रोड मैप उसका बनेगा, जो सरकार केंद्र की या राज्य की है, वो कहीं ऐसा न हो कि अपने राजनीतिक चिंतन के अनुसार कर दें। ये संकट है। जो उनकी राजनीतिक माने जिस तरह उनकी परवरिश हुई है, जिस राजनीतिक उसमें परिप्रेक्ष्य में, वो कोई जनसंघ से निकला है, कोई समाजवाद से निकला है, तो अंत में कहीं ऐसा न हो कि अपने मैनिफेस्टो को ही इम्प्लीमेंट करके ये समझें कि ये पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनिफेस्टो इस एब्सोल्युटली एक डिफरेंट चीज़ है, और बड़े मन से किया गया जो राजनीतिक रिफॉर्म है, जिसमें समावेशी समाज की रचना होती है, वो बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि इसके लिए जाहिर है कि इसके लिए विपक्ष में भी वो ताकत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी नहीं कर सकती, कहीं दुनिया में नहीं किया। मतलब इंग्लैंड में या अमेरिका में जो राजनीतिक सुधार हुए, उसमें कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन यूएसए में एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन जब देश की बात आती थी और राजनीतिक सुधारों की बात हुई तो कंबाइंड कमेटी ने जो मसविदा तैयार किया, जो ड्राफ्ट बना, ऐसे ही इंग्लैंड में जितने हुए, चाहे वो टोरी हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे लेबर हो, ये सारे लोगों को मिला के, और उन लोगों ने एक पीपुल्स पार्लियामेंट की भी, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, जो पैरेलल था, और उस पीपुल्स पार्लियामेंट में जितने देश के बुद्धिजीवी थे, जो प्रखर अर्थशास्त्री लोग थे, जो समाजशास्त्री थे, वो उसके मेंबर्स होते थे, 100 लोग। मालूम हुआ कि बर्मिंघम पैलेस के पास एक कोई हॉल में बाकायदे हर बिल की आलोचना, जो हाउस ऑफ कॉमन से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो जाता था, वहाँ भी 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो कानून पास होते थे उस पर पूरे पीपुल्स पार्लियामेंट में बहस होती थी, और दर्शक दीर्घा में जितने पार्टी के लोग हैं, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सब दर्शक दीर्घा में, इसे राज्यपाल दीर्घा वर्गा बना रहता है, बैठ के सुनते थे। उसमें जो उद्भट लोग थे अपने अपने क्षेत्र के, वो बाकायदे, और फिर संसद उसका नोट लेती थी, वो पार्टियां उसका नोट लेती थी, फिर उसका अमेंडमेंट्स हुए, पता नहीं कितने कानूनों में परिवर्तन हुए, तब जाके वो जन सापेक्ष एक विधेयक बन पाया। माने कानून पास होने के बाद भी संशोधन करके और रिपील भी किया है, बहुत कानून हटाए भी गए इंग्लैंड में। तो जब वो पीपुल्स पार्लियामेंट की बहसों को सुनने के बाद पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष ये एकमत हो गया कि नहीं, ये जन विरोधी है। तो वो जज्बा जब इस देश में पैदा होगा, और उम्मीद है, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है कि शायद जो नौजवान है इस देश का, वो एक नई इबारत ज़रूर इन खाली सपाट दीवालों पर लिखेगा एक दिन। बहुत विचलित होने की बात नहीं है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल लगता है कि ये तो परिस्थितियां हैं कि आंधियों में कुछ इस तरह गाफिल हुए लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। अब आंधी आई, बिल्कुल तूफान आ गया, तो अब उसमें कोई ये थोड़ी देखेगा कि जो भी ठूंठ हुई खड़ा है उसी से लिपट के अपनी जान बचा रहे हैं। तो ये सब जो ठूंठ है राजनीतिक, वो निश्चित रूप से वो एक हरे भरे मजबूत उसमें तब्दील होंगे, और एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ ये देश, क्योंकि इस देश में युवा बहुत हैं, ये बूढ़े लोगों का देश नहीं है संयोग से, ये यंग लोगों का देश है। और
ऊर्जा संपन्न लोगों का देश है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वक्त लग सकता है। जैसे नौकरशाही के लिए एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, एक परीक्षाएं होती हैं जिसको पास करने के बाद आप लोग सेवक के तौर पे होते हैं, क्या जनप्रतिनिधियों के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसी कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो अनिवार्यता, जो आप शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं, तो जो शिक्षा का जो स्तर इस देश में है, मतलब आपका भी अनुभव ये होगा कि जो जितना शिक्षित है वो उतना जहरीला है, उसका दिमाग उतने जहर से भरा हुआ है, सांप्रदायिक है, जातिवादी है। ये नहीं है कि शिक्षा ने इन संस्कारों को दूर किया, ये संस्कार और बद्धमूल हुए कि जो फॉर्मल जो स्वरूप है शिक्षा का इस देश में या दुनिया के किसी देश में, विशेष रूप से इस देश में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उससे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत परिवर्तन होगा। और कभी कभी जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, आपके देवरिया में एक विधायक हुआ करते थे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनका नाम था कृष्णा राय, लेकिन वो किशुना राय लिखते थे, केवल हस्ताक्षर कर पाते थे। तो जो पहला उनका भाषण हुआ तो उस समय एक पटेल आयोग गठित हुआ था, तो पटेल आयोग के सारे मेंबर्स विधानसभा में बैठे थे और ये हुआ कि पूर्वांचल के बारे में, वो बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी थी, इंदिरा जी ने भेजा था, तो उसमें सारे पूर्वांचल के लोग बोल रहे थे विधायक, तो उसमें इनका मेडन स्पीच था, वो पहला भाषण था। तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष जी हम भोजपुरिये में बोलो, हमरा हौ बोली नहीं आवेला। तो उसके बाद उन्होंने जो बात कहा भोजपुरी में ही कहा कि हम पहली बार तो लखनऊ आए, उसके पहले कभी लखनऊ नहीं आए थे, और लखनऊ पर हम एक दिन रिक्शा पर या तांगे पर निकले तो हमने देखा कि एक नदी नीचे बह रही है और ऊपर सड़क जा रही है, क्योंकि हमने जो देखा था अपने ज़िले में, तब देवरिया कुशीनगर एक था, हमने ये देखा था वो नारायणी पर बार बार पुल बनता था और गिर जाता था। तो हमने तो ये देखा था पटेल जी कि पनिया ऊपर ऊपर रहेला और पुलवा नीचे नीचे रहेला। पहली बार हम ही देख लें कि पुल ऊपर होला और नदी नीचे होला, और इसको इटैलिक्स में, भोजपुरी में ही इटैलिक्स में, आप कभी विधानसभा की लाइब्रेरी में जाइए तो कुछ विधायकों का ही केवल कोट है, उसमें कृष्णा राय जो बिल्कुल अनपढ़ थे उनका इटैलिक्स में, और उन्होंने ये कहा कि इस छोटे से भाषण से जो ट्रेजिडी है वहाँ की, पूरब की, जो नदियों के संजाल से घिरा हुआ है, वो एक्सपोज कर दिया। तो पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है देखिए, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो पढ़े लिखे लोग आएंगे ही आएंगे, वो एक फेज बीत रहा है। अभी तो यहाँ तक नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कि जो पार्टियों के फंड हैं उसकी कभी ऑडिट नहीं होती। 20,000 के ऊपर जो चंदे लिए जाते हैं केवल उसकी सूचना देते हैं, तो आप 20,000 में लेते ही नहीं हैं, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार करके सारी पार्टियां, और कोई हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी नहीं है जो 1,000 करोड़ से कम की ताकत, CPM CPI भी 1,000 करोड़ से कम किसी के पास नहीं है, जो बड़ी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, चाहे BSP हो, सपा हो, और ये अपना पूरा वैभव इसी से चलाते हैं पार्टी। यदि ये ऑडिट करें, निर्वाचन आयोग इनको बाध्य करे कि ऑडिट करें और पब्लिक डोमेन में ले आवें कि ये हुआ, ये जो खर्चे जो चार्टर्ड प्लेन से जो लोग चलते हैं, 70,000 से लेके 4 लाख रुपए
ये 70,000 वाले में नहीं चलते, ये बढ़िया में चलते हैं। 4 लाख रुपए पर आवर लगता है और ये पूरा पैसा जो है पार्टी फंड से जाता है और ये हर पार्टी कर रही है। चुनाव के समय ही नहीं, पहले तो केवल चुनाव के समय होता था कि कुछ रिलायंस वालों ने दे दिया, कुछ वो आज भी देते हैं। देते क्या हैं, वो बुक कर लेते हैं, उसका खर्चा वो मीट आउट करते हैं। लेकिन अब तो बाकायदे फ्लीट है। आप जाइए यहाँ अमौसी पर तो आपको प्राइवेट जेट की 20 खड़े हैं, उसमें जो आप पसंद कीजिए। ये जितने राजनेता लोग हैं, बड़े लोग, ये रेगुलर फ्लाइट से थोड़े ही चलते हैं, पुराने लोगों की बात छोड़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस करना, क्योंकि ये करप्शन का बहुत बड़ा स्रोत है। यदि पार्टी अपने वर्चस्ववादी नेताओं के कंट्रोल में होगी, पहले कार्यकर्ता जो था वो साथी था, अब कार्यकर्ता जो है वो केवल गुलाम होकर रह गया है। वो भैया 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 ब्रिगेड है, गुलामों की तरह, खाली चारणों की तरह। जो आंतरिक लोकतंत्र था पार्टियों का वो समाप्त हो गया। किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो किसी पार्टी का, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों या राहुल गांधी हों, कि कोई विरोध कर सके। इसलिए पहली बार ये जो 23 लोगों ने जो लिख के दिया कि वो भी बहुत दबे, कोई ऐसा पत्र नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद वगैरह ने, ये आनंद शर्मा वगैरह ने, तो इसका इतना, कपिल सिब्बल वगैरह ने, लेकिन इन सबको काट दिया केवल एक चिट्ठी लिखने से। और उस चिट्ठी में कुछ नहीं कहा गया था। उस चिट्ठी में ये भी नहीं कहा गया था कि गैर नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बस ये कहा था कि कुछ चीज़ें सजेस्ट किया था। लेकिन आज हाशिए पर हैं, कपिल सिब्बल को कहीं दिखाई नहीं पड़ते, आनंद शर्मा कहीं दिखाई नहीं पड़ते, गुलाम नबी आज़ाद तो रोग आके उनको जोड़ दिया कि तो मोदी जी के आदमी हैं, जबकि वो एक इमोशनल विदाई थी, उसमें कुछ वो भावुक हुए, कुछ वो भावुक हुए। तो स्थिति बड़ी विचित्र है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टीज़ में आंतरिक लोकतंत्र हो, कायम हो। आदमी हर राजनीतिक दल में कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा हो, जो ताकत से काम करें। ये नहीं कि चुनाव हो, मालूम हुआ कि जितने दगे हुए गए कारतूस हैं, जिनको अपने पार्टी में जहाँ वो रहे हैं, जहाँ से उन्होंने नाम और शोहरत पैदा किया, वो छोड़ के चले आ रहे हैं आपके यहाँ। तो वो कोई वैचारिक रूप से थोड़े ही आ रहे हैं। तो ये समझ डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा आखिरी सवाल, चूँकि चुनावी साल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार को आपको अगर इवैल्यूएट करना हो तो कितना नंबर देंगे, और एक छोटी सी समीक्षात्मक टिप्पणी क्या होगी आपका? देखिए, नंबर देना तो आप जानते हैं कि एग्जामिनर जो है आजकल जो परीक्षाओं की कॉपी जो जांची जाती थी किसी ज़माने में, वो अध्यापक पूरे परिवार से जांचवा देता था कि लड़की भी जांच रही है, लड़का भी जांच रहा है, और एक मोटा मोटी किसी को 10 में 7 नंबर मिल रहा है, कोई उतना ही अच्छा करके 10 में 3 पा रहा है। तो वो तो नहीं, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि मोदी जी, योगी जी की सरकार के विषय में आपने पूछा, तो उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार है या जो भी सरकार आएगी, उससे अपेक्षा हमारी क्या है, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। कि नंबर 1 तो अपेक्षा मेरी ये है कि जो एक मानवीय संवेदना से युक्त सरकार हो, नंबर 1। किसी राजनीतिक मतवाद से अभिशप्त सरकार जो है वो, और ऐसे मतवाद से जिसमें समाज विखंडित होता हो, एक समावेशी समाज के सृजन का स्वप्न लिए जो भी पार्टी आवे, चाहे योगी जी
की सरकार हो, चाहे समाजवादी सरकार हो, बसपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, लेकिन उनको सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि वो मनुष्य बने, मनुष्य के रूप में उसकी तकलीफ़ को समझें और जो संविधान में जो चीज़ें, जो मान्यताएं हैं, ये समाजवादी होना, ये कोई समतावादी समाज की रचना करना, ये तो संविधान के जो प्राकथन है उसी में लिखा हुआ है कि हम समाजवादी गणराज्य हैं। तो आप उससे अलग नहीं हो सकते। जो संवैधानिक प्रतिज्ञा है आपकी, वो तो आपको करना है। समाजवादी गणराज्य का मतलब ये होता है कि एक समतावादी, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष समाज का सृजन करना, जिसमें कोई भेदभाव न हो, जिसमें कोई जाति, लिंग, भाषा या समृद्धि, गरीबी, इन मानकों के आधार पर कोई वो न हो। तो ऐसी सरकार, क्योंकि देखिए अब विचारधारा की बात करना आज के समय में ये बहुत गौण है। सभी राजनीतिक पार्टियों का चरित्र कमोबेश एक तरह का है, जो सत्ता का चरित्र है। एक सत्ता में है, एक सत्ता के लिए उठापटक कर रहे हैं और पूरी ताकत लगाए हुए हैं, बेचैन है। ये बेचैनी जो है, जो सत्ता को पाने की है, यही करप्ट करती है कि बस हमको मिल जाए। तो ये बेचैनी ख़त्म हो, वो तभी ख़त्म होगा जब कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा होगी, जब ये दल बदलुओं को और ये कुछ वैचारिक प्रशिक्षण होगा। हर पार्टी में पहले देखिए, एक कांग्रेस में भी एक सेवा दल था, अभी भी है, लेकिन उतना एक्टिव लेकिन कुछ नहीं है। मतलब एक वॉलंटियर्स का एक बहुत अच्छा संगठन था। वो टोपी लगा के, और जितना कोई दैवी आपदा आती थी तो आरएसएस के लोग होते थे, कांग्रेस सेवा दल के लोग भी होते थे, दूसरे दलों के जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो इस कोविड में कहीं दिखाई नहीं पड़े। कोविड के समय ये तो महामारी थी ना, और बहुत बड़ी विपत्ति थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो ये संस्कार पैदा करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि चाहे वो योगी जी की सरकार रही हो, चाहे वो अखिलेश की या मुलायम सिंह की, या इसके पहले कांग्रेस की या कल्याण सिंह जी की, ये इन सभी सरकारों में इसका एक अभाव रहा है। इस अभाव की प्रतिपूर्ति जो करेगी, जो बड़े मन की सरकार बनेगी, जिसका अंतःकरण का आयतन बड़ा होगा। ये लोहिया जी कहा करते थे कि अपने अंतःकरण, और मुक्तिबोध की एक कविता में भी है अंतःकरण का आयतन। मुक्तिबोध ने लोहिया से ही लिया था ये फ्रेज जो है, कि अपने बड़े मन की बात करते थे वो, तो उसको मुक्तिबोध ने अंतःकरण का आयतन कहा। ब्रह्म राक्षस जो उनकी मशहूर कविता है। तो अपने अंतःकरण के आयतन का विस्तार तो कीजिए, उसमें हर जाति वर्ग के लोग समात हो जाएं। ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें लोग सुरक्षित महसूस करें। ऐसा ना हो कि एक जाति वर्ग के लोग ये हैं, दूसरा जो चातुर्वर्ण का जो सिस्टम है, वो वर्णाश्रमी सरकारें जो हैं, कि कोई ठाकुरों के पक्ष में, कोई ब्राह्मणों के पक्ष में, कोई वैश्यों, कोई शूद्रों के पक्ष में। तो क्योंकि हमने सबके साथ काम किया है, मायावती जी का भी के साथ भी रहा हूँ, सचिव था गृह में, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। नारायण दत्त जी के साथ रहा हूँ, राजनाथ जी का विशेष सचिव ही था, उनको भी जानता हूँ। तो ये मतलब मेरा ये अनुभव रहा कि ये वहीं जाके गड़बड़ हो जाता है, कि जो एक इतने बृहत्तर परिप्रेक्ष्य का दायित्व तो मिला है आपको, आप उसमें फिर छोटे छोटे दायरों में अपने को सीमित कर रहे हैं। हाँ, कोई पंडित जी होके रह गए, कोई जाटो होके रह गए, और जाटो हो गए तो वासियों पर से दुश्मनी,
केवल ब्रिजलाल अकेले पासी थे जिसको बहन जी ने अपने पास फटकने दिया। हालांकि वो अंततः भाजपा में चले गए, डीजी बनाया, सब कुछ किया। बाकी कोई तो इतने हद दर्जे की संकीर्णता हो जाती है, ये संकीर्णता न हो। जिन पुरखों की ये बात करते हैं, पुरोधाओं की, उनको देखें, लोहिया को देखें, जयप्रकाश को देखें, सबकी जातियां थीं। कोई अग्रवाल था, कोई कायस्थ था, कोई दीनदयाल उपाध्याय को देखें, अटल जी को देखें, जिसको मानते हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखें। लेकिन ये जरूर, ये जो बड़े लोग जो हुए, बड़े नेता जो हुए, वो केवल चूँकि इनका मन बहुत बड़ा था, समावेशी समाज के लिए इनके लिए जगह थी। यदि आपने जगह सिकोड़ लिया तो मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार को भी इस पैमाने पर देखना चाहिए, आने वाली सरकारों को भी, और पिछली सरकारों को भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, और वो कमी उसके कारण है। फिर कभी इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक कारण है इसके। तो हमारे साथ पूर्व आईएएस डॉक्टर रमेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद रहे। संवाद का क्रम लगातार चलता रहेगा। देखते रहिए द लोकतंत्र। नमस्कार।